Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In last session we have discussed about example number 4 और जहाँ पे हमने सिर्फ एक ही चीज़ की बात की थी, सिर्फ असेट्स की। अब एक नया एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे रिलेटेड टू इक्विटी एंड द लायबिलिटी। दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको याद करवाया था कि आपको उसके ऊपर टाइटल देना है, तो आप टाइटल क्या दोगे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 ये रहा आपके सामने, पर उसके ऊपर का हेडिंग प्रीवियस पेज में है, तो वो आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप प्रीवियस पेज पे देखना। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ युवा लिमिटेड as on 31st March 2017, prepare the statement indicating equity and liabilities। आपको सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड की चीजें डालनी है। of balance sheet as on 31st March 17 as per the schedule 3 of the Companies Act 2013। क्लियर हो गया? तो सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे हमारे पास तीन चीजें आती हैं। वन दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड दी करंट लायबिलिटीज। उसको मैंने याद करवाया था, फर्स्ट योर एसआर, फिर एलओएल और एसटीओएस, ऐसे आपको याद करना था, जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको याद करवाया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि इनमें कौन कौन सी चीजें आएगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड मैंने एक और अपलोड किया है एग्जांपल 4 के रिलेटेड असेट्स का, वो भी एक बार देख लो, फिर आप नए वीडियो पे आओ, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 5। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे? बैलेंस शीट ऑफ यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी दैट इज योर युवा लिमिटेड। ओके, आप एलटीडी लिख दोगे और डॉट कर दोगे, सही हो जाएगा। एज ऑन 31st March 2017। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने लिख दिया। फिर व्हाट इज योर नेक्स्ट वर्क? तो बस अब आपको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से बैलेंसेस कहाँ पे आएंगे और उसके हिसाब से वैल्यूज रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि इक्विटी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर होंगे, आपकी ऑथोराइज कैपिटल होगी, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है शेयर कैपिटल में। तो क्या करना है, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6,50,000। वो वैल्यू आपको सीधी डालनी है यहाँ पे 6,50,000। और आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, ये अच्छी मेथड है, मुझे ये पसंद आती है, जैसे कि प्रॉपर आप उसको कहाँ पे जाएगा उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन आप डालते हो, वो अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जो है, तो मैंने आपको याद करवाया था कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती है। तो रिजर्व्स में जहां जहां भी जिस भी चीज के पीछे रिजर्व लिखा है, जैसे कि अभी कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, ये सारी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये सारी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगी। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू है आपकी 70,000, यहां पे सीधा लिख दो 70,000 रुपीज, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वन दैट इज प्रोविडेंट फंड। अब देखो प्रोविडेंट फंड है वो कहां पे आएंगे? तो प्रोविडेंट फंड है वो आप एक प्रोविजन बनाते हो, तो इसको आप प्रोविजन है, फ्यूचर में आपको इसको पे करना है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि ये प्रोविजन में आएगी। तो प्रोविजन तो दो जगह पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। पर अब आपको ये सोचना है कि प्रोविडेंट फंड तो वो जो है वो एम्प्लॉय को हम कब देंगे? जब वो रिटायर होगा, उसके बाद हम उसको पीएफ के पैसे देंगे। ओके, तो ये तो मतलब लंबे टाइम के लिए है, मतलब अगर कोई ज्वाइन कर रहा है 22 या 23 ईयर्स में और उसके बाद वो 60 ईयर्स का होगा, जब वो रिटायर होकर कंपनी में से बाहर जाएगा, तब हम उसको पीएफ की वैल्यू देंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आती है? एक आता है आपका प्रोविडेंट फंड, दूसरा आता है आपका पेंशन फंड, और एक और आता है आपके लिए दैट इज योर ग्रेजुएटी फंड। ये तीनों चीजें हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आप पेंशन की जो भी या तो फिर प्रोविडेंट फंड की जो भी वैल्यू है लिख दो, दैट इज ₹3,60,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,60,000। नेक्स्ट वन,
उसके बाद है आपके पास क्रेडिटर्स। तो बहुत इजी है, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में बिल है तो आपके अंदर उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो वैसे ही ट्रेड पेएबल्स में आएंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। यहां पे आपको वैल्यू दी है क्रेडिटर्स की 86,000, ट्रेड पेएबल्स में लिख दो 86,000 रुपीज। अगर इसकी जगह पे आपको सप्लायर्स दिया होता तो वो भी यहाँ पे ही आता। क्रेडिटर्स को हम दूसरा नाम सप्लायर्स भी बोल सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन दैट इज योर पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या, इट्स योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फर्स्ट सेशन में मैंने ये चीज आपको डिस्कस की थी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके आ जाएंगे, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो वो आएगा। फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो पब्लिक डिपॉजिट की वैल्यू कितनी है, 3,26,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख दो 3,26,000 रुपीज। नेक्स्ट वन दैट इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट। अब रेंट है, आउटस्टैंडिंग है तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। पर फ्यूचर में मतलब कब, तो समझो कि अगर आपने 2-3 महीने तक अगर पेमेंट नहीं किया तो आपसे घर खाली करवा देंगे, या तो फिर आपको जो भी शॉप दी होगी रेंट पे वो तो खाली करवा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म के लिए लायबिलिटी। ओके, सो यू आर गोइंग टू राइट इट इन दी अदर करंट लायबिलिटीज में। दिस इज योर शॉर्ट टर्म, इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। वैल्यू कितनी है, ₹13,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया 13,000 रुपीज। नेक्स्ट वन दैट इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स की जो प्रोविजन आप करते हो, जैसे कि अगर इस साल का टैक्स तो आपको नेक्स्ट ईयर में पे करना है, सो आपने प्रोविजन की वो कितने टाइम के लिए की, सो इट इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये पे करना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोविजन फॉर लेस देन 12 मंथ्स यू आर गोइंग टू राइट इट इन अ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कितने रुपए दिए हैं, 68,000। तो यहां पे आपको लिखने हैं 68,000 रुपीज। नेक्स्ट वन दैट इज योर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्लियरली दिया है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, हमारा हेड भी यही है। तो यहां पे लिख देंगे हम 15,000 रुपीज, 15,000। एंड द नेक्स्ट वन उसके बाद आ रहा है आपका टेम्पररी रोल और क्रेडिट बैलेंस। टेम्पररी लोन मतलब क्या है, आपने थोड़े टाइम के लिए अगर कोई लोन ली है दैट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड, तो शॉर्ट टर्म लोन होगी वो आपकी आ जाएगी करंट लायबिलिटी के हेड में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। यहाँ पे आपको डालने हैं 12,000 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो भी डिटेल्स यहाँ पे थी वो 9 की 9 डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें यहाँ पे आ गई। व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्क, वी आर गोइंग टू मेक द टोटल ऑफ दिस अकाउंट्स। ओके, तो कैलकुलेटर का यूज करना, गलती से भी डायरेक्ट टोटल करने का ट्राई मत करो, नहीं तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। 6,50,000 प्लस 70,000 प्लस 3,26,000 प्लस 15,000 प्लस 3,60,000 अगेन। नेक्स्ट वन 12,000, 86,000, 13,000 एंड 68,000। ओके, तो आपका फाइनल टोटल कितना हुआ, 16 लाख रुपीज। ओके, तो मैंने यहां पे 16 लाख रुपीज लिख दिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस एग्जाम्पल में, सो यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। ये कल हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 4, आज हम नया एग्जाम्पल लेके आए हैं एग्जाम्पल नंबर 5। 3 सेशन ऑलरेडी इस चैप्टर के अपलोड हो गए। नेक्स्ट में हम पूरा कॉम्प्रीहेंसिव, पूरा मतलब ये देखो यहाँ पे ये आपकी पूरी बैलेंस शीट दी है एग्जाम्पल नंबर 6 में। पूरी बैलेंस शीट, उसमें कोई चीजें ऐसी होगी जो आपकी आ जाएगी लायबिलिटीज साइड, कोई ऐसी चीज होगी जो आपकी असेट साइड की होगी। तो कल का सेशन देखना मत भूलना। दिस विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये चीजें पता चली होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 11th and 12th कॉमर्स। I am uploading the video for these 2 standards for the subject economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much and Jai Hind.